पार्ट 16 पहले वॉइस एनहेंसमेंट ऑन। और ये किताब रुपया मूल्य कमाकर पोस्टोशन का साधन। खैर, इसको ऐसे लाना जरूरी है, वो पता लग जाए। आज पार्ट 16 चलेगा, पेज नंबर 60 ही पे थे हम। उसका हमने ये वाला पार्ट नहीं पढ़ा था हमने, तो इसको हम पढ़ते हैं अच्छे से। यहाँ पे लिखा भारत के शोषण के प्रमुख, हाँ नखूंगो कोई बात नहीं, हथियार बैंकिंग व ब्याज और मुद्रा बाजार बैंकिंग द्वारा लूटपाट शोषण। भारत में प्राप्त यह इतिहास से यह ज्ञान होता है, यह जानकारी होती है कि अंग्रेजों के भारत में आने से पहले कोई भी बैंकिंग प्रणाली भारत में नहीं थी। भारत के शासकों द्वारा ही अर्थव्यवस्था का संचालन एवं नियंत्रण होता था, जिसमें सिर्फ महाराजा द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती थी। यह व्यवस्था इतनी सफल थी कि उस इतिहास में किसी शासक को मुद्रा की कमी नहीं थी। इसको मैं बताता हूँ क्यों नहीं थी। ये सम्राट अशोक के समय में देखा है, सोने की चिड़िया थी, वो इसलिए थी क्योंकि वहाँ पे कोई शोषणता नहीं थी। उसके बारे में आपने पहले के पार्ट्स पढ़े होंगे तो समझ आ जाएगा। आज थोड़ा अच्छी तरह से बोल रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा स्वास्थ्य अच्छा है, लेकिन जब स्वास्थ्य खराब होता है तो अच्छी तरह से नहीं बोल पाता, बेकार बेकार सी वीडियोस बन जाती है। कोई बात नहीं, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम कहाँ पे थे, एक मिनट। व्यापार और खेती बाड़ी सभी कुछ सुचारू ढंग से चल रहा था। 27-35 और प्रतिशत विकास दर के यहाँ पर साथ भारत विश्व के अग्रणी देशों में था। अग्रणी या फिर अमीरी देशों में होना चाहिए था, अमीरी देशों में से एक था। भारत में बेरोजगारी, भुखमरी, महंगाई, मंदी या मुद्रा संकट इत्यादि का आदि का नामो निशान नहीं था। अंग्रेजों के भारत पर कब्जा करने के बाद उनके द्वारा थोपे गए मुद्रा प्रणाली, बैंकिंग प्रणाली एवं मुद्रा बाजार द्वारा भारत को तबाह और बर्बाद किया गया तथा इन्हीं प्रणालियों द्वारा बेरोजगारी, भुखमरी, महंगाई, मंदी, मुद्रा संकट इत्यादि पैदा कर देश व दुनिया पर कब्जा करने की सोची समझी अंग्रेजों के षड्यंत्रों योजनाओं के है। और इन अकल के लुटेरों के गिरोह को अंग्रेजों ने अर्थशास्त्र होने का ठप्पा लगा दिया है, जो अर्थशास्त्र नहीं बल्कि अनर्थशास्त्र है। पाठक बैंकिंग प्रणाली के रहस्य में षड्यंत्रों को जानने के लिए रवि कोहोर द्वारा रची संग्रहणिक बैंकों का माया जाल पढ़े। ये ऑलरेडी मैं बता चुका था, बैंकों का माया जाल वाली किताब के बारे में मैं स्टार्टिंग से ही बताता आ रहा हूँ चैनल पे। स्टार्टिंग की पहली वीडियो या सेकंड वीडियो को देखना, तब पता चलेगा। मैंने गेमिंग में उसमें बताया था बैंकों का माया जाल किताब, उसमें पूरा इतिहास के बारे में लिखा हुआ है। इन अकल के आर्थिक आतंकवादियों या अनर्थशास्त्री द्वारा प्राकृतिक सिद्धांत पर, नेचुरल लॉ पर आधारित न्याय प्रणाली, मुद्रा प्रणाली, अर्थनीति जो मानव कल्पना, शोषण, मुद्रा, मृत्यु और राष्ट्र के विकास की प्रणाली थी को व्यक्तिगत हित के लिए सिद्धांतों एवं न्यायपूर्ण मौद्रिक प्रणाली को छोड़कर लूटपाट, शोषण हेतु असंवैधानिक एवं अन्यायपूर्ण मनमाना मुद्रा प्रणाली को भारत की जनता के यहाँ पर, इस पे कर देता हूँ स्टेबलाइजेशन मोड हो जाएगा अपने आप। OIS है ना इसमें OIS नहीं है, इसमें OIS ज़्यादा है, और इसमें तो पता नहीं इसमें नहीं है, इसमें OIS ज़्यादा है। इसमें देखो कैसे समझाऊँ, कोई बात नहीं। को छोड़कर लूटपाट, शोषण हेतु यह असंवैधानिक एवं
अन्य अन्यपूर्ण मनमानी मुद्रा प्रणाली को भारत की जनता के ऊपर लागू किया गया और तथा भारत को लूटा गया और आज भी पहले की अपेक्षा भारत स्वयं बाहरी लूटपाट भारत को लूटा गया और भारी रूप से लूटपाट करी गई और आज भी भारत की जनता के ऊपर और आज भी पहले की अपेक्षा में भारी लूटपाट शोषण बैंकिंग के द्वारा की जा रही है। बैंक ही इन शोषण कार्यों का प्रमुख माध्यम है। अल्ट्रावाइड लेंस पर स्विच कर दिया। बैंक द्वारा शोषण का उदाहरण देखे ये सन 2000 में राम और श्याम के पास वगैरह वगैरह फॉर एग्जाम्पल के रूप में इसमें बताए गए यहाँ पर। इसको आप पढ़ लेना, मैं इसको पूरा नहीं पढ़ रहा। इसको भारत सरकार तथा बैंकों पर भारत में इसको थोड़ा सा ऐसे भारत में मुद्रा के प्रचारित के करते हैं कि भारत की जनता अपना रुपये बैंक में जाकर और इसका लाभक्षय बड़े हुए रुपये के रूप में जनता प्राप्त करे। यहाँ पे आएगा उपरोक्त गणना से यह सिद्ध होता है कि बैंक और भारत सरकार रुपये का कूटकरण कर जनता के धन को घटा रहे हैं। वैध रुपये जनता या देश को विकास की बुलंदियों पर पहुंचाती है। अवैध रुपया जनता या देश को विनाश की कगार पर पहुंचाती नंगा वह भी भिखमंगा गुलाम बना देती है। अंग्रेजों के लूटपाट और शोषण का सबसे बड़ा हथियार ब्याज है। यह वही ब्याज है जिससे हिंदू धर्म के पाप कर्म तथा इस्लाम धर्म में हराम कहा जाता है। हिंदू धर्म नहीं, हिंदू क्लैन है, मुसलमानों का इस्लाम क्लैन है। ये क्लैन मानता हूँ मैं। तुम इसे धर्म मानो वो तुम्हारी हेडेक है, तुम्हारी सरदर्दी है। मैं तो भाई इसे क्लैन मानता हूँ। क्लैन, क्लब, ये एक विचारधारा वाला संगठन बोलो जो अंधभक्ति में जीता है। ये सब मैं मानता हूँ। मेरी मान्यता और तुम्हारी मान्यता में बहुत डिफरेंस है, पर मैं एक मुद्दे पे बात करता हूँ। अपने टेक्सटाइल का नाम सुना होगा। हाँ, टेक्सटाइल नाम का शब्द तो मैंने भी सुना है। और जहाँ रुपया छपाया या बनाया जाता है उसे टेक्सटाइल के नाम से जाना जाता है और इसी टेक्सटाइल के में छुपे मैं दूसरी जगह पे आ चुका हूँ। दूसरी जगह पे आने के बाद फिर थोड़ा सा शांति से हो पाएगा आराम से। यहाँ पर हम कहाँ थे? तो अपने टेक्सटाइल वगैरह इसमें सुना तो ऑलरेडी है। यहाँ पे रुपया बहुत सारे प्रकारों से वो पूरा करने के लिए बाद रुपया छपकर यह बनकर हम सभी के बीच आता है। इसे वैध रुपया या लीगल टेंडर के नाम से जाना जाता है। अब हम दूसरे टेक्सटाइल की जानकारी आपको देना जा रहे हैं जो भारत के बड़े शहरों से लेकर छोटे शहरों कस्बों तथा गांव तक फैले हुए हैं, जिनको बैंक के नाम से जाना जाता है। इस बैंक में रात दिन रुपया छपते रहते हैं। जो रुपये की शक्ल या जो उसका एक्चुअल फिगर डिज़ाइन है में दिखाई देता, जो सिर्फ बैंक खाते में लिख कर डिजिट या अंकों में बैंकों द्वारा बनाए जाते हैं और इसे रुपये को बनाने में किसी प्रक्रिया को पूरा करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। सिर्फ खाते के मूलधन में ब्याज को अंकों में लिख देना पड़ता है और इस लिखित यहाँ पर लिखित कहाँ पे था मैं? लिखित पढ़ती जरूरत पड़ती नहीं है, कहाँ गया? लिखित पढ़ती को ब्याज के रुपये के नाम से जाना जाता है।
लेकिन आज ब्याज का रुपया जो मुद्रा राशि के प्रयोग के बदले दिया जाता है जाने वाले पारितोषिक मात्रा होती है, अवैध रुपये से बैंकों द्वारा मूलधन में जोड़ दिया जाता है तो ब्याज के नाम पर खत्म हो जाता है और हवा में मुद्रा ब्याज के मूल रुपये में परिवर्तन कर बैंकों द्वारा रुपये की मात्रा को बढ़ाया दिया जाता है। इस तरह बैंक द्वारा ब्याज के रुपये को अंकों में मूलधन में लिख कर रुपये की मात्रा को बढ़ाना असल टकसाल को मात देकर मतलब कर देने वाला बैंकों का टेक्सटाइल है जिसमें असल टेक्सटाइल से बनाए गए रुपये से किए गुना बैंकों द्वारा अवैध रुपये से ब्याज के रुपये द्वारा लिख कर बनाए गए रुपये है जो संसार की सबसे बड़ी शोषण एवं लूटपाट है। उदाहरण रिजर्व बैंक टेक्सटाइल से 100 करोड़ रुपया छाप कर बैंकों के द्वारा की खेती बाड़ी उद्योग व्यवसाय के लिए इसे ऋण के रूप में 10% ब्याज की दूर से जनता को दे और बैंक उसे कृषि उद्योग व्यवसाय में देते हैं और प्रत्येक साल 100 करोड़ रुपए का 10% ब्याज 10 करोड़ साधारण ब्याज से होता है और वर्तमान स्टेटमेंट में चक्रवृद्धि ब्याज द्वारा लगभग 3 वर्ष में 100 करोड़ मूलधन का 100 कारण ब्याज बना देते हैं और खाते में लिख जाता है कि कुल धन राशि 200 करोड़ जबकि सच्चाई ये है कि नोट 100 करोड़ ही देश में घूम रहे हैं। सत्य यही है कि 100 करोड़ रुपए की ही वैध रुपया है जो प्रतिभूति रख कर यह रुपए की वैध प्रकृतिया के तहत बना है जो असल रुपया है। बाकी 100 करोड़ ब्याज का रुपया सिर्फ खाते में मूलधन में अंकों में लिख कर बनाया गया रुपया है जो अवैध है जिसका कोई मानक मूल्य नहीं होता है। अब प्रश्न ये है कि ब्याज जो रुपये के बदले दिया जाने वाला प्रतिशत मात्रा है को मूलधन में परिवर्तन करने के लिए कौन से सिद्धांत या अधिनियम या कानून या जो कुछ भी है नियम या संविधान की धारा या सेक्शन में उल्लेख है। उत्तर के अनुसार उल्लेखित सिद्धांत अधिनियम या फिर नियम या संविधानिक की धारा की जानकारी भारत सरकार और रिजर्व बैंक ने नहीं दिया, जिससे सिद्ध होता है कि ब्याज के रुपये को मूलधन बनाने का कोई सिद्धांत नियम अधिनियम या संविधान में उल्लेख नहीं है। किसी भी बैंकिंग व्यवसाय में व्यक्ति सिद्धि विवरण चिंटा या चटवा पता नहीं क्या बोलते हैं या बैलेंस या चिट बैलेंस जो कुछ भी है बैलेंस शीट की मुख्य प्रमाणिक या फिर वो भूमिका होती है जो कि यह दर्शाता है कि बैंक ने अपनी किसी संपत्ति में से ऋण राशि की मतलब वैलिड राशि वैलिड पैसा की अदायगी उपभोक्ता कर्ज ग्रहणकर्ता को की है। कोई भी विवरण जो कि इस बात को मैं पता नहीं क्या मैं थक गया बहुत ज्यादा। चलो इसमें यहाँ पे मैं दोबारा से मुख्य प्रमाणिक भूमिका होती है जो कि ये दर्शाता है कि बैंक ने अपनी किस संपत्ति से ये जो वैलिड है मतलब कौन सा वो है
कोई भी विवरण जो है कि इस बात को इंगित करता है या फिर इसको इस बात को सिद्ध करता है कि ये बैंक ने कर्जदार को कर्जा वैलिड दिया है कि या नहीं, कर्ज या ऋण वैलिड दिया है कि या नहीं। यह ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारी मजिस्ट्रेट एवं न्यायपालिका आम जन से बैलेंस शीट विवरण या फिर चिट्ठी मांगती है, लेकिन बैंक का कर्जे के रूप में जितने राशि दी है उस राशि को बैंक ने अपनी संपत्ति में कम किया है हो तो इस लेन देन का बैंकों से वितरित सिद्धि विवरण चिट्ठी या बैलेंस शीट क्यों नहीं मांगते हैं। वही तो बात है कि सिस्टम इनसे क्यों नहीं मांगता। चलो पेज नंबर 64 पे आ गए हम। इसका मैं ये ऊपर तक का पढ़ देता हूँ। जिससे बैंक द्वारा की जा रही छल कपट या फिर धोखाधड़ी एवं शोषण कर रहस्य खुल सके। हाँ ये बात तो सही है। आज के लिए इतना काफी। पेज नंबर 64 पार्ट 17 में मिलेगा। प्लीज इस चैनल को जरूर सपोर्ट करें। तुम्हारे लिए इतना कर रहा है, इतना काफी है। मैंने अपने परिवार के मेहनत की कमाई का फोन खरीद के तुम्हारे लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ, पर तुम लोग सपोर्ट नहीं कर रहे। इससे बड़ी तो महामूर्खता और क्या है भाई। तुम खुद के अपने भाई को तो सपोर्ट नहीं कर रहे, तो इसका मतलब ये कि तुम प्राइवेट कंपनी के गुलाम हो और कुछ नहीं। तुम गुलाम हो, तुम्हारी कोई औकात नहीं है। बस औकात बनानी है तो तुम्हें अपने भाइयों को सपोर्ट करना पड़ेगा, जो तुम्हारे आने वाली पीढ़ी को बचाने के लिए तुम्हें गाइडेंस दे रही है। हम जनता सरकार मोर्चा गाइडेंस पर्पस के लिए और किसी पर्पस के लिए नहीं है। ऑलरेडी हम यहाँ सभी को पहले से ही सिद्ध करते आए हैं। हम मशाल है, हम रास्ता दिखाने वाले हैं। रास्ते पे तुम्हारे साथ नहीं चलेंगे, तुम्हारे को रास्ता दिखाएंगे जहाँ जो असली रास्ता है। तुम लोग भटक गए अंधेरे में, तुम्हारे को रोशनी दिखा रहे हैं हम, लेकिन तुम लोगों की आंखें इतनी ज्यादा बंद पड़ी है तो तुम्हारे पर रोशनी कैसे आएगी। वो बात ना, आंखें खोले तो तभी तो होगा। चलो आज तक का बहुत शुक्रिया। अगले पार्ट के लिए इंतजार कीजिए।